फ्रेंड्स, अभी हम पढ़ने जा रहे हैं हिस्ट्री क्लास 6 का चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है क्या, कब, कहाँ और कैसे। इसमें हम पढ़ेंगे कि अतीत में क्या हुआ था, कब हुआ था, कहाँ हुआ था और कैसे हुआ था। चलिए शुरू करते हैं। अतीत के बारे में हम क्या जान सकते हैं? अतीत के बारे में हम ये जान सकते हैं कि लोग क्या खाते थे, कैसे कपड़े पहनते थे, किस तरह के घर में रहते थे। शिकारी, पशुपालक, कृषक, शासकों के बारे में जानकारी प्राप्त करना। बच्चे कौन से खेल खेलते थे, कौन सी कहानियाँ सुना करते थे और कौन से गीत गाते थे। अगली हेडिंग है लोग कहाँ रहते थे। कई लाख वर्ष पहले लोग नर्मदा नदी के तट पर रहा करते थे। लोग नदी के किनारे ही क्यों रहते थे? क्योंकि जल से अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए ही वो नदी के किनारे रहा करते थे। भोजन के लिए निर्भरता। भोजन के लिए वे जड़, फल, जंगल के अन्य उत्पादकों का यहीं से संग्रह करते थे। ये देखिए, ये है नर्मदा नदी। ये अमरकंटक के पास एक पहाड़ी से निकलती है। ये कहाँ है? ये मध्य प्रदेश में है। और इसके उत्तर में विंध्य की श्रेणी और इसके दक्षिण में है सतपुड़ा की श्रेणी। चलिए अब एक प्रश्न करते हैं। प्रश्न है, कई लाख वर्ष पहले लोग किस नदी के तट पर रहा करते थे? ऑप्शन नंबर 1 है गंगा नदी, ऑप्शन नंबर 2 है यमुना नदी, ऑप्शन नंबर 3 है नर्मदा नदी, ऑप्शन नंबर 4 है ब्रह्मपुत्र नदी। तो मैं आशा करती हूँ कि आप इसका उत्तर मेरे देने से पहले कमेंट बॉक्स में देंगे। तो इसका आंसर है नर्मदा नदी। ये लोग जानवरों का शिकार भी करते थे, इसीलिए इन्हें आखेटक कहा जाता था। सुलेमान व किरथर पहाड़ियाँ, ये कहाँ है? ये उत्तर पश्चिम में है। 8,000 साल पहले स्त्री और पुरुषों ने सबसे पहले गेहूं तथा जौ जैसी फसलों को उगाना प्रारंभ किया। सुलेमान व किरथर पहाड़ियों में भेड़, बकरी, गाय, बैल जैसे पशुओं को पालतू बनाना प्रारंभ किया। गारो तथा मध्य भारत में विंध्य पहाड़ियाँ, ये कहाँ है? ये उत्तर पूर्व में है। यहाँ पर कृषि का विकास हुआ। सबसे पहले चावल उपजाया गया, वे स्थान विंध्य के उत्तर में थे। ये देखिए, ये है उत्तर पश्चिम वाला भाग और ये है उत्तर पूर्व। उत्तर पश्चिम में क्या है? सुलेमान और किरथर पहाड़ियाँ। और उत्तर पूर्व में क्या है? गारो पहाड़ियाँ। और मध्य में है विंध्य पहाड़ियाँ। सुलेमान व किरथर पहाड़ियों में सबसे पहले पशुओं को पालतू बनाना प्रारंभ किया गया। यहाँ पर गेहूं तथा जौ जैसी फसलों को उगाया गया। और गारो पहाड़ियाँ, यहाँ पर कृषि का विकास हुआ। विंध्य पहाड़ियाँ के उत्तर पर चावल को उपजाया गया। चलिए अब एक प्रश्न करते हैं। प्रश्न है, सुलेमान व किरथर पहाड़ियाँ किस दिशा में है? ऑप्शन नंबर 1 है उत्तर पूर्व, ऑप्शन नंबर 2 है उत्तर पश्चिम, ऑप्शन नंबर 3 है दक्षिण पूर्व, ऑप्शन नंबर 4 है दक्षिण पश्चिम। मैं आशा करती हूँ कि आप इसका उत्तर मेरे देने से पहले कमेंट बॉक्स में देंगे। तो इसका आंसर है उत्तर पश्चिम। अगला प्रश्न करते हैं। प्रश्न है, विंध्य के उत्तर में सबसे पहले क्या उगाया गया? ऑप्शन नंबर 1 है चावल, ऑप्शन नंबर 2 है गेहूं, ऑप्शन नंबर 3 है बाजरा, ऑप्शन नंबर 4 है जौ। मैं आशा करती हूँ कि आप इसका उत्तर मेरे देने से पहले कमेंट बॉक्स में देंगे। तो इसका आंसर है चावल। अगली हेडिंग है सिंधु व उसकी सहायक नदियाँ। सहायक नदियाँ मतलब जो नदी मुख्य नदी पर आकर मिल जाती है उसे सहायक नदी कहा जाता है। लगभग 4,700 वर्ष पूर्व इन्हीं नदियों के किनारे कुछ आरंभिक नगर फले फूले। गंगा व उसकी सहायक नदियाँ, लगभग 2,500 वर्ष पूर्व समुद्र तटवर्ती इलाकों में नगरों का विकास हुआ। ये देखिए, ये है सिंधु नदी व उसकी सहायक नदियाँ, झेलम, चेनाब, रावी, व्यास, सतलुज। और ये है गंगा नदी व उसकी सहायक नदियाँ, यमुना, टोन, सोन, गोमती, घाघरा, कंटक, कोसी। चलिए अब एक प्रश्न करते हैं। प्रश्न है, सिंधु व उसकी सहायक नदियों के किनारे कितने वर्ष पूर्व कुछ आरंभिक नगर फले फूले? ऑप्शन नंबर 1 है 4300 वर्ष पूर्व, ऑप्शन नंबर 2 है 4800 वर्ष पूर्व, ऑप्शन नंबर 3 है 4700 वर्ष पूर्व, ऑप्शन नंबर 4 है 4600 वर्ष पूर्व। मैं आशा करती हूँ कि आप इसका उत्तर मेरे देने से पहले कमेंट बॉक्स में देंगे। तो इसका आंसर है 4700 वर्ष पूर्व।
अगला प्रश्न करते हैं। प्रश्न है, लगभग 2500 वर्ष पूर्व किस नदी के समुद्र तटवर्ती इलाकों में नगरों का विकास हुआ? ऑप्शन नंबर 1 है गंगा व उसकी सहायक नदियाँ। ऑप्शन नंबर 2 है नर्मदा व उसकी सहायक नदियाँ। ऑप्शन नंबर 3 है ब्रह्मपुत्र व उसकी सहायक नदियाँ। ऑप्शन नंबर 4 है यमुना व उसकी सहायक नदियाँ। मैं आशा करती हूँ कि आप इसका उत्तर मेरे देने से पहले कमेंट बॉक्स में देंगे। तो इसका आंसर है गंगा व उसकी सहायक नदियाँ। गंगा के दक्षिण में इन नदियों के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में मगध कहलाता था। इसके शासक बहुत शक्तिशाली थे। उन्होंने विशाल राज्य स्थापित किया। चलिए अभी प्रश्न करते हैं। प्रश्न है, गंगा के दक्षिण में इन नदियों के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में किस नाम से जाना जाता था? तो इसका नाम है ऑप्शन नंबर 1 है अवंती। ऑप्शन नंबर 2 है वज्जी। ऑप्शन नंबर 3 है काशी। ऑप्शन नंबर 4 है मगध। मैं आशा करती हूँ कि आप इसका उत्तर मेरे देने से पहले कमेंट बॉक्स में देंगे। तो इसका आंसर है मगध। अगली हेडिंग है, एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जाना। मतलब कि लोग उस टाइम पे एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में क्यों जाया करते थे, उसके क्या कारण थे? उसके कारण निम्न हैं। लोग काम की तलाश में तो कभी प्राकृतिक आपदाओं के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाया करते थे। कभी कभी सेनाएं दूसरे क्षेत्र पर विजय प्राप्त करने के लिए जाती थीं। धार्मिक गुरु लोगों को शिक्षा व सलाह देते हुए एक स्थान से दूसरे स्थान जाया करते थे। कुछ लोग नए व रोचक स्थानों को खोजने की चाह में यात्रा करते, और तो कुछ लोग भोजन की तलाश में। चलिए अब एक प्रश्न करते हैं। प्रश्न है, प्राचीन समय में लोगों का एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जाने के कौन कौन से कारण थे? ऑप्शन नंबर 1 है लोग काम की तलाश में तो कभी प्राकृतिक आपदाओं के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान में जाते थे। ऑप्शन नंबर 2 है कुछ लोग नए व रोचक स्थानों को खोजने की चाह में यात्रा करते। ऑप्शन नंबर 3 है कुछ लोग भोजन की तलाश में एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जाया करते थे। ऑप्शन नंबर 4 है उपयुक्त सभी। मैं आशा करती हूँ कि आप इसका उत्तर मेरे देने से पहले कमेंट बॉक्स में देंगे। तो इसका आंसर है उपयुक्त सभी। उस टाइम पर कौन कौन से रास्तों से वे यात्रा किया करते थे? वो यात्रा करते थे हिमालय के ऊंचे पर्वत, पहाड़ियों, जिनके कारण क्या होता था, उनकी यात्राएं बहुत जोखिम भरी होती थी। पहले भी लोग यात्रा किया करते थे, आजकल भी लोग यात्रा करते हैं। लेकिन आजकल लोग यात्राएं क्यों करते हैं, उसके निम्न कारण हैं। यात्रा के कारण लोगों के बीच में विचारों का आदान प्रदान हुआ। यात्राओं के कारण सांस्कृतिक परंपराएं भी समृद्ध हुई। कई सौ वर्षों से पत्थर को तराशने, संगीत रचने और यहाँ तक कि भोजन बनाने के नए तरीकों के बारे में एक दूसरे के विचारों को अपनाने लगे। इसका मतलब है कि भिन्न भिन्न संस्कृति के लोग आपस में मिले, जिससे कि उनके विचारों का आदान प्रदान हुआ, सांस्कृतिक परंपराएं भी समृद्ध हुई और उन्हें एक दूसरे से कुछ ना कुछ सीखने को मिला। चलिए अब एक प्रश्न करते हैं। प्रश्न है, आज लोगों के यात्रा करने के कारण कौन कौन से हैं? ऑप्शन नंबर 1 है यात्रा के कारण लोगों के बीच में विचारों का आदान प्रदान हुआ। ऑप्शन नंबर 2 है यात्राओं के कारण सांस्कृतिक परंपराएं भी समृद्ध हुई। ऑप्शन नंबर 3 है विकल्प 1 व 2 दोनों। ऑप्शन नंबर 4 है कोई भी नहीं। मैं आशा करती हूँ कि आप इसका उत्तर मेरे देने से पहले कमेंट बॉक्स में देंगे। तो इसका आंसर है विकल्प 1 व 2 दोनों। अगली हेडिंग है देश का नाम। देश का नाम क्या? इंडिया। ये कहाँ से आता है? ये इंडस से आता है। इसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। 2500 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम से आए ईरानियों तथा यूनानियों ने सिंधु को हिंदोस तथा इंदोस कहा। सिंधु नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा गया। मैं आपको इसे एक रफ डायग्राम की सहायता से समझाने की कोशिश करूंगी। चलिए शुरू करते हैं। भारत के उत्तर पश्चिम से आए ईरानियों व यूनानियों ने सिंधु को हिंदोस तथा इंदोस कहा। सिंधु नदी के पूर्व में स्थित भूमि क्षेत्र को इंडिया कहा गया। चलिए अब एक प्रश्न करते हैं। प्रश्न है 2500 वर्ष पूर्व कहाँ से आने वालों ने सिंधु को हिंदोस तथा इंदोस कहा? ऑप्शन नंबर 1 है उत्तर पश्चिम से आने वाले यूनानियों ने। ऑप्शन नंबर 2 है उत्तर पश्चिम से आने वाले ईरानियों ने। ऑप्शन नंबर 3 है विकल्प 1 व 2 दोनों। ऑप्शन नंबर 4 है कोई भी नहीं। मैं आशा करती हूँ कि आप इसका उत्तर मेरे देने से पहले कमेंट बॉक्स में देंगे। तो इसका आंसर है विकल्प 1 व 2 दोनों।
अगला प्रश्न करते हैं। प्रश्न है, किस नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा गया? ऑप्शन नंबर 1 है गंगा नदी, ऑप्शन नंबर 2 है सिंधु नदी, ऑप्शन नंबर 3 है नर्मदा नदी, ऑप्शन नंबर 4 है यमुना नदी। मैं आशा करती हूँ कि आप इसका उत्तर मेरे देने से पहले कमेंट बॉक्स में देंगे। तो इसका आंसर है सिंधु नदी। अगली हेडिंग है भारत। उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए प्रयोग किया जाता है। भारत शब्द का उल्लेख 3500 वर्ष पुरानी कीर्ति ऋग्वेद में मिलता है। ये देखिए, ये है उत्तर पश्चिम वाला भाग और ये है उत्तर पूर्व वाला भाग। उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए भारत शब्द का प्रयोग किया जाता है। इसका उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है 3500 वर्ष पुरानी। चलिए अब एक प्रश्न करते हैं। प्रश्न है, निम्न में से कौन सा विकल्प सही है? ऑप्शन नंबर 1 है भारत शब्द का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर 2 है भारत शब्द का उल्लेख 3500 वर्ष पुरानी कीर्ति ऋग्वेद में मिलता है। ऑप्शन नंबर 3 है विकल्प 1 व 2 दोनों। ऑप्शन नंबर 4 है कोई भी नहीं। मैं आशा करती हूँ कि आप इसका उत्तर मेरे देने से पहले कमेंट बॉक्स में देंगे। तो इसका आंसर है विकल्प 1 व 2 दोनों। अगली हेडिंग है, अतीत के बारे में कैसे जानें? अतीत के बारे में हम अतीत में लिखी हुई पुस्तकों को ढूंढने व पढ़ने से जान सकते हैं। पुस्तकें हाथ से लिखी होने के कारण उन्हें पांडुलिपि कहा जाता है। अंग्रेजी में उन्हें मैन्यूस्क्रिप्ट कहते हैं। पांडुलिपियां प्रायः ताड़पत्रों अथवा हिमालय क्षेत्र में उगने वाले भुर्ज नामक पेड़ की छाल से विशेष तरीके से तैयार भोजपत्र पर लिखी जाती है। क्या ये पांडुलिपियां आज भी बची हैं? कुछ पांडुलिपियों को कीड़े खा गए, कुछ पांडुलिपियां नष्ट हो गई। कुछ पांडुलिपियां मंदिर और विहारों से प्राप्त होती हैं। पांडुलिपियों पर विभिन्न विषयों पर लिखा जाता है, जैसे कि ये पुस्तकें धार्मिक मान्यताओं व व्यवहारों पर लिखी जाती है, राजाओं के जीवन पर लिखी जाती है, औषधियों पर लिखी जाती है और विज्ञान आदि विषयों पर लिखी जाती है। पांडुलिपियों की भाषा। पांडुलिपियों में संस्कृत, तमिल और प्राकृत भाषा प्रयोग होती है। प्राकृत भाषा का प्रयोग आम लोग करते हैं। चलिए अब एक प्रश्न करते हैं। प्रश्न है, पांडुलिपियां किस भाषा में लिखी गई? ऑप्शन नंबर 1 है संस्कृत, ऑप्शन नंबर 2 है तमिल, ऑप्शन नंबर 3 है प्राकृत, ऑप्शन नंबर 4 है उपयुक्त सभी। मैं आशा करती हूँ कि आप इसका उत्तर मेरे देने से पहले कमेंट बॉक्स में देंगे। तो इसका आंसर है उपयुक्त सभी। अगली हेडिंग है अभिलेख। ऐसे लेख पत्थर अथवा धातु जैसी अपेक्षाकृत कठोर सतहों पर उत्कीर्ण किए जाते हैं। इसमें क्या लिखते थे? इसमें कभी कभी शासक अथवा अन्य लोग अपने आदेशों को इस तरह उत्कीर्ण करवाते थे। लेकिन वो ऐसा करते क्यों थे? वो ऐसा इसीलिए करते थे क्योंकि लोग उन्हें देख सके, लोग उन्हें पढ़ सके और लोग उनका पालन कर सके। अभिलेख में और क्या क्या लिखते थे? अभिलेख में राजा व रानी के जीवन के बारे में लिखा जाता था और शासक लड़ाइयों में अर्जित विजयों का लेखा जोखा भी रखते थे। यह अभिलेख अशोक नामक शासक के आदेश पर लिखवाया गया था। यह अभिलेख लगभग 2250 वर्ष पुराना है। यह अभिलेख वर्तमान में अफगानिस्तान के कांधार से प्राप्त है। इसमें 2 लिपि का प्रयोग किया गया है, यूनानी और अरामाइक लिपि। अतीत में बनी वस्तुओं का अध्ययन करने वाला व्यक्ति पुरातत्वविद कहलाता है। पुरातत्वविद अध्ययन करता है पत्थर और ईंटों से बनी इमारतों के अवशेषों, चित्रों तथा मूर्तियों का अध्ययन करता है। औजारों, हथियारों, बर्तनों, आभूषणों तथा सिक्कों की प्राप्ति के लिए छानबीन तथा खुदाई करते हैं। जानवरों, चिड़ियों तथा मछलियों की हड्डियों को भी ढूंढते हैं। पुरातत्व से ज्ञात जानकारियाँ। पांडुलिपियाँ अभिलेखों के लिए इतिहास का प्रयोग करते हैं। स्रोत शब्द। स्रोतों की सहायता से हम धीरे धीरे अतीत का पुनः निर्माण करते हैं। इसका मतलब है कि स्रोतों की मदद से हमें अतीत के बारे में जानने में मदद मिलती है कि अतीत में क्या हुआ था, कब हुआ था, कहाँ हुआ था और कैसे हुआ था। बाई साइड इसमें एक प्राचीन पात्र दिखाया गया है जिसका उपयोग 4700 वर्ष पूर्व होता था।
दाएं साइड चांदी के सिक्के हैं जिसका प्रयोग 2500 वर्ष पूर्व होता था। अगली हेडिंग है अतीत एक या अनेक। इसमें अतीत को बहुवचन के रूप में बताया गया है। ऐसा इसीलिए कहा गया है क्योंकि इसमें हम बहुत सी लोगों के जीवन से जुड़ी जानकारियां प्राप्त करते हैं। अलग अलग समूह के लोगों के लिए अतीत के अलग अलग मायने थे। उदाहरण के लिए पशुपालकों अथवा कृषकों का जीवन शिल्पकारों के जीवन से बहुत भिन्न था। वर्तमान समय में भी देश के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग रीति रिवाज का पालन होता है। उदाहरण, आज अंडमान द्वीप के अधिकांश लोग अपना भोजन मछलियां पकड़कर, शिकार करके, फल फूल के संग्रह द्वारा प्राप्त करते। चलिए अब एक प्रश्न करते हैं। प्रश्न है, आज अंडमान द्वीप के अधिकांश लोग अपना भोजन कैसे प्राप्त करते हैं? ऑप्शन नंबर 1 है शिकार करके, ऑप्शन नंबर 2 है मछलियां पकड़कर, ऑप्शन नंबर 3 है फल फूल के संग्रह द्वारा, ऑप्शन नंबर 4 है उपयुक्त सभी। मैं आशा करती हूँ कि आप इसका उत्तर मेरे देने से पहले कमेंट बॉक्स में देंगे। तो इसका आंसर है उपयुक्त सभी। शासकों ने अपनी विजयों का लेखा जोखा रखा। यही कारण है कि उनके बारे में सब जानते हैं। शिकारी, मछुआरे, संग्राहक, कृषक अथवा पशुपालक जैसे आम आदमी अपने कार्य का लेखा जोखा नहीं रखते थे। पुरातत्व की सहायता से उनके जीवन को जानने में मदद मिलती है। अगली हेडिंग है तिथियों का मतलब। वर्ष की गणना ईसाई धर्म प्रवर्तक ईसा मसीह के जन्म की तिथि से की जाती है। इसका मतलब है कि जब ईसा मसीह का जन्म हुआ था तब से ईसा मसीह के जन्म के पूर्व की सभी तिथियां ईसवी पूर्व के रूप में जानी जाती हैं। अगली हेडिंग है इतिहास और तिथियां। बीसी का तात्पर्य है बिफोर क्राइस्ट, ईसा पूर्व। एडी का तात्पर्य है एनो डोमिनी, ईसा मसीह के जन्म से है। कभी कभी एडी की जगह सीई, कॉमन एरा, और बीसी की जगह बीसीई, बिफोर कॉमन एरा का उपयोग किया जाता है। भारत में तिथियों के इस रूप का प्रयोग लगभग 200 वर्ष पूर्व प्रारंभ हुआ। ईसा मसीह के जन्म से पहले को बिफोर क्राइस्ट कहा जाता है और बाद ईसा मसीह के जन्म के बाद को एनो डोमिनी कहा जाता है, एडी। बिफोर क्राइस्ट ज्ञात करते हैं, वर्तमान वर्ष में जोड़ा जाता है। वर्तमान वर्ष कितना है अभी? 2021 में से एग्जाम्पल के लिए मान लिया जाए बिफोर क्राइस्ट है 583, तो हमें ज्ञात करना है कि कितने वर्ष पहले की बात है। तो 2021 में से 583 को जोड़ देंगे तो 2604 वर्ष पहले की बात है। इसे घटते हुए क्रम में लिखा जाता है। जैसे कि किसी राजा का जन्म हुआ था, मान लिया जाए किसी राजा का जन्म हुआ था 420 में, ठीक है, और उसकी मृत्यु हुई थी 584 में, तो ऐसे लिखेंगे कैसे? घटते हुए क्रम में, 584 से 420। एनो डोमिनी वर्तमान वर्ष में घटा दिया जाता है। इसका मतलब है कि वर्तमान वर्ष अभी कितना चल रहा है? 2021 चल रहा है। और एडी कितना है? एग्जाम्पल के लिए 1914। तो हमें क्या निकालना है? कितने वर्ष पहले की बात है वर्तमान वर्ष से? तो हम 2021 में से 1914 को घटा देंगे तो 107 वर्ष पहले की बात है। तो इसे कैसे लिखा जाता है? इसे बढ़ते हुए क्रम में लिखा जाता है। बढ़ते हुए क्रम में लिखा जाता है, जैसे कि 1915 से 1989, इसे बढ़ते हुए क्रम में लिखते हैं। चलिए अब एक प्रश्न करते हैं। प्रश्न है, घटते हुए क्रम में किसमें लिखा जाता है? जैसे कि 584 से 420, तो इसका ऑप्शन है बीसी, बिफोर क्राइस्ट, ऑप्शन नंबर 2 है एडी, एनो डोमिनी, ऑप्शन नंबर 3 है विकल्प 1 व 2 दोनों, ऑप्शन नंबर 4 है कोई भी नहीं। मैं आशा करती हूँ कि आप इसका उत्तर मेरे देने से पहले कमेंट बॉक्स में देंगे। तो इसका आंसर है बीसी, बिफोर क्राइस्ट। अन्यत्र कुछ अन्य चीजें हैं जो पाठ में इंक्लूड की गई हैं। अज्ञात लिपि को जानने की कहानी। उत्तर अफ्रीका देश मिस्र में हुई थी। लगभग 5000 वर्ष पूर्व राजा रानी यहाँ रहते थे। मिस्र के उत्तरी तट पर रोस्टेरा नामक कस्बा था। यहाँ पर एक पत्थर मिला जिस पर 3 भाषाएं तथा लिपियाँ थीं। इसमें यूनानी तथा मिस्री लिपि का उपयोग किया गया था। विद्वानों ने इसका अध्ययन किया। विद्वानों ने यूनानी तथा मिस्री लिपि के समांतर संकेतों का अध्ययन किया, जिस वजह से उन्हें अभिलेख पढ़ने में सुविधा हुई। उदाहरण के तौर पर L बराबर लॉयन, A बराबर चिड़िया।
चलिए अब एक प्रश्न करते हैं। प्रश्न है, चिड़िया के चित्र को किस अक्षर से दिखाया गया है? ऑप्शन नंबर 1 है ए, ऑप्शन नंबर 2 है पी, ऑप्शन नंबर 3 है एल, ऑप्शन नंबर 4 है ओ। मैं आशा करती हूँ कि आप इसका उत्तर मेरे देने से पहले कमेंट बॉक्स में देंगे। तो इसका आंसर है ए। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।